नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं इंदौर के जाने माने ब्राह्मण नेता पंडित सुरेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, ये क्या जरूरत पड़ी कि ब्राह्मण समाज के तमाम नेता भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मिलाए और भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी की मांग करने गए? क्या है वो आप? एक्चुअली क्या प्रकाश जी की जब सभी जयंतियों की छुट्टी होने लगी है, महावीर जयंती, गांधी जयंती, रविदास जयंती, तमाम सारी जयंतियों की छुट्टी हो रही है, तो ब्राह्मण समाज भी काफी लंबे समय से ये मांग कर रहा था कि जो है परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जावे। इसी संबंध में हमारे अध्यक्ष पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला के माध्यम से, उनके नेतृत्व में युवा परिषद और अन्य ब्राह्मण सभी इंदौर के अलावा जो है रतलाम, देवास, भोपाल, सिवनी, सभी जगहों करीब 50 जिलों के लोग जो है 45 जिलों के लोग जाके मुख्यमंत्री जी के संपर्क साधा, उनसे बातचीत की गई और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अवकाश सार्वजनिक घोषित किया। तो ये मध्य प्रदेश के पहले तो जम्मू कश्मीर की सरकार घोषणा कर चुकी कि परशुराम जयंती पे छुट्टी होगी, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने देरी क्यों की? अब ये तो सरकार का अपना सोच है, अपन सरकार के बारे में कुछ थोड़ी बोल सकते हैं। क्या मांग कमजोर रही? क्या ब्राह्मण लोगों ने अपनी बात को बहुत जोर से नहीं कहा? नहीं, मांग तो काफी दिनों से चल रही है, पर अभी 4-6 महीने से जोर पकड़ रही थी और ये मैसेज चले जाता है सरकार के पास में। उन्होंने फिर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्वीकार किया कि भाई ये जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए परशुराम जयंती का, अक्षय तृतीया का। करीब 4 साल पहले इंदौर आए थे मुख्यमंत्री जी परशुराम जयंती के आयोजन में। तब उन्होंने कहा था कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली जो जानापाव में है उसके विकास के लिए 11 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो क्या वहां का विकास कार्य हो चुका? नहीं, विकास कार्य चल रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है। और आज से 20 साल पहले वहां ये हालत थी, सन 1992 में जो उज्जैन में सिंहस्थ लगा था जी, तो उस टाइम पे महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज को जो है भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पर जाना था, तो वो उस टाइम पे पैर भी नहीं जाते हुए खच्चर पे चढ़ के भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली पे पहुंचे थे। और आज ये हालत है कि कम से कम अपन कार जीप लेके और ऊपर पहुंच के दर्शन कर सकते हैं। तो विकास का कार्य जारी है। 4-5 साल में बहुत कुछ काम हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसके अनुरूप ही कार्य हो रहा है। और आज भी वो ये बोल रहे हैं कि जैसा भी चाहे अच्छा से अच्छा और शास्त्र अनुसार जो है मंदिर का निर्माण, भगवान परशुराम की जन्मस्थली का निर्माण किया जावे। भगवान परशुराम की जन्मस्थली पे कई लोग दावा करते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं और वहां पे सर्च करें कि भगवान परशुराम बर्थ प्लेस, तो कई जगह का 7 से अधिक जगह के लोग दावा करते हैं कि भगवान परशुराम ने यहाँ जन्म लिया। गोरखपुर के लोग कहते हैं यहाँ जन्म लिया, उन्नाव के लोग कहते हैं यहाँ जन्म लिया। तो क्या पुष्टि है इसकी? ऐसा मेरा मानना है, शास्त्र और पुराण वेदों में यह स्पष्ट है कि भगवान परशुराम जी की का जन्म जानापाव स्थित स्थान पे हुआ था, जानापाव पर हुआ था जी। और वो शास्त्र में लिखा हुआ है, आपको यदि लगेगा तो वो हम आपको दिखा देंगे कि भाई जानापाव में हुआ है। मतलब आप विश्वस्त आश्वस्त है कि यहीं पर जन्म हुआ था भगवान परशुराम। तो बड़े विवादों में हैं। अभी रविवार को 12 तारीख को ही अक्षय तृतीया, 13 तारीख 2 दिन अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, जिस दिन परशुराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन मातृ दिवस भी है, महिला दिवस भी मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है। और ये संयोग या दुर्योग की बात है कि भगवान परशुराम पर ही अपनी माँ के वध का आरोप है। उन्होंने अपनी माता का वध किया। तो क्या था, भगवान परशुराम जी जो हैं वो पिताजी के आदेश का पालन करते थे हमेशा जी। उनके लिए पिता माता से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे अपने आप को। तो उन्होंने पिता के आदेश का पालन करा। तो पिता के आदेश को उन्होंने पालन किया, माता की सेवा को, माता के फर्ज को भूल गए और पुत्र के रूप में। हाँ, ये अभी उनका थिंकिंग है, पर जहां तक जो सुनने में आता, पढ़ने में आता है, वो ये है कि वो पिता का आदेश का अधिक पालन करते थे, पिता के बड़े प्रिय थे, पिता के आदेश का उल्लंघन नहीं करते थे। पंडित जी ये बताइए, इतने सारे मतभेद ब्राह्मणों में है, कितनी उपजातियां ब्राह्मणों की हैं अपने यहाँ? हाँ, करीब 40-45 उपजातियां हैं। और वे लोग क्यों अलग अलग बंधन लेके बैठे हैं कि
ये गौड़ ब्राह्मण है, ये श्री आदि गौड़ ब्राह्मण है, सनातनी ब्राह्मण है, ये फलाना ब्राह्मण है, ऐसा क्यों? देखिए साहब प्रकाश जी, ये सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं। हर आदमी जो है अपनी पहचान कायम रखना चाहता है जी। किंतु अब धीरे धीरे ये सब खत्म होके सभी ब्राह्मण एक होने जा रहे हैं। अब आजकल ये देखने में आया कि आपस में बेटी व्यवहार भी चालू हो गया है। पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था। ये फलानी गोती है, ये फलाने ब्राह्मण है, ये वो फलाने हैं, इसलिए बोले अपने को नहीं, पर अब चालू हो गया है। ये लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा रहती कि अलग अलग ब्राह्मण कैसे हो गए, कोई नारमदी हो गया, कोई सरयू पारिन हो गया, ऐसा कैसे हो गया? भाई जस्ट एग्जाम्पल, कोई नर्मदा किनारे रहते थे तो नारमदीय ब्राह्मण हो गए, सरयू नदी किनारे रहते थे तो सरयू पारी ब्राह्मण हो गए, हाँ। राजस्थान के उधर रहते थे तो राजस्थानी ब्राह्मण हो गए। तो ये अपनी अपनी पहचान है। अब उसमें ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। मतलब ये सुविधा अनुसार, जैसे कि महाराष्ट्र में कर लगा देते हैं, मुंबई में रहने वाला मुंबई कर, पुणे में रहने वाला पुणे कर, इंदौर में रहने वाला इंदौर कर, उस तरह महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जी। तो ये उस इलाके की पहचान के लिए वो पहचान अलग, के लिए, या पहाड़ पे उत्तरांचल में रहने वाले उत्तरांचली क्योंकि है, लेकिन वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण ये ब्राह्मणों में आजकल शाकाहार को छोड़ने की परंपरा सी चल गई है। पहले ये था कि ब्राह्मण गैर शाकाहार वाले व्यंजनों को छूते नहीं थे, देखते नहीं थे, ऐसा क्यों हो गया? अब ये तो साहब इस बारे में तो विचार करना पड़ेगा सबको, सब आपस में, जब तक आदमी स्वयं निर्णय नहीं लेगा। हाँ। ये परिपाटी तो चालू हो जाएगी। इसको बंद करने के लिए स्वयं पे, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए। इस पे बाजार के दबाव है या लोगों का मनोबल टूट गया है? अब लोग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ना मनोबल टूटा है ना दबाव है। अब ये तो मैंने बताया ना, ये अपना खुद का स्वयं का थिंकिंग है जी। ऐसी मेरी राय है पर्सनली। आज के दौर में ब्राह्मण होना कई जगह पर एक गाली जैसा हो गया। अबे पंडित इधर आ, क्यों बे पंडित तूने, इस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों? भाई क्या रहता, आपने बोला कि अरे पंडित इधर आ, ऐसे ही गाँव में बोलते हैं बामन इधर आ जी। तो एक्चुअली क्या है कि आदमी को स्वाभिमानी तो बनना पड़ेगा और ब्राह्मण को ब्राह्मण ही कहना पड़ेगा। बामन और पंडित और ये वो कहना, जब तो ब्राह्मण, ये क्या है कि ये सब ब्राह्मण एक नहीं है, उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। यदि सब ब्राह्मण एक हो जाए, संगठित हो, आपस में एक दूसरे का आदर करें, तो ये सब चीजें बंद हो जाएगी। आरक्षण, जो नौकरियों में आरक्षण हो रहा है, इस सबसे क्या ब्राह्मणों का महत्व कम हो रहा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या मुस्लिमों को आरक्षण की बात नहीं, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो आगे जाके अच्छे पढ़ते हैं, उनको तो अपना जो मिल ही रहा है। किंतु मेरा इस संबंध में ये मानना है कि जिस प्रकार से कमजोर वर्ग के जो ब्राह्मण है, उनको किसी भी रूप में आरक्षण देना चाहिए, उनको रोजी रोटी से लगाना चाहिए। क्योंकि आप दूर गांवों में जाइए और देखिए, वहाँ पे आज अपन इंदौर शहर की, भोपाल शहर की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, किंतु छोटे छोटे गांव में जाइए जहाँ पे ब्राह्मणों के बच्चे जो है खेतीहर मजदूर से भी कमजोर हैं। सरकार को एक्चुअली वहाँ पे देखना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। गुजरात सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि मंदिरों में पुजारी बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। क्या ये राजनीतिक फैसला होगा? इस बारे में अब गुजरात सरकार ज्यादा जानती है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ऐसा करना उचित? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण समाज की स्थिति इंदौर में आप कैसी पाते हैं? अच्छी है या कमजोर होती जा रही है? नहीं, बढ़िया है, स्थिति दिनों दिन बढ़ रही है। बढ़ रही है। अब इंदौर में क्षत्रिय समाज अलग है, ब्राह्मण समाज अलग है, सब समाज, यादव समाज है। इस समाज में बंटना, पूरे समाज का इस तरह अलग अलग खाके में बंटना क्या उचित समझते हैं? नहीं, उचित तो नहीं है, पर हिंदू हैं सभी लोग, सब अपने अपने आराध्यों की पूजा करते हैं जी, अपने अपने देवताओं को मानते हैं। ब्राह्मण जैसे परशुराम जयंती को मानता है, भगवान परशुराम जी की जयंती, तो सब अपने अपने वो मानने का तरीका। ये बताइए पंडित जी कि हमारे इस समाज में ब्राह्मणों के बच्चे, आजकल अधिकतर ब्राह्मणों के बच्चे विदेश जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमें यहाँ रोजगार की पर्याप्त संभावनाएं नहीं है, इसलिए हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे और विदेश जाके बस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी योग्यता की कदर नहीं है। क्या ऐसा उचित है, ऐसा सोचना? क्या है कि ये शौक है, विदेश विदेश विदेश। कुछ लोग, कुछ परसेंट लोग, मेरे 2-4 परिचित हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जी, वो कुछ समय विदेश रह के वापस अपने देश में आ गए। हाँ हाँ। और क्या रहता है कि परिवार के ऊपर भी डिपेंड करता पूरा, कि परिवार उनको वहीं रखना चाहता है, वहाँ की नागरिकता ग्रहण करवाना चाहता है, वापस बुलाना चाहता है। हाँ, ये उनका थिंकिंग है। वापस इंदौर की स्थिति पर आते हैं। आप सर्व ब्राह्मण समाज के महामंत्री हैं इंदौर में। जी। जो ब्राह्मण वर्ग
35, 40, 45 वर्गों में बटा हुआ था, उसे एक कैसे किया आपने? किस तरह आपने इनको एक अब इसके लिए तो कई जगह बैठकें हुई, आपस में युवाओं ने काफी मेहनत करी, बुजुर्गों ने भी काफी मेहनत करी है। मैं आपको बताता हूँ, सन 1996 की बात है। आशा कुमार जी त्रिवेदी थे, आड़ा बाजार में रहते थे, पंडित आशा कुमार जी त्रिवेदी साहब जी। उनके यहाँ पे पहली बैठक हुई थी, जिसमें सभी दिग्गज जो बड़े बड़े जो पुराने हैं सभी वर्ग के वो एकत्रित हुए थे। हाँ। उस टाइम भी ये सब, उसी टाइम पे भगवान परशुराम जी की याद आई थी, और उस टाइम पे दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, और सत्यनारायण जी शर्मा एक मंत्री हुआ करते थे जी, जो तो धनवंतरी छत्तीसगढ़ इंदौर एमपी में, हाँ, तब और मध्य प्रदेश था। धनवंतरी जयंती का अवसर था उस दिन जी। तो पंडित आशा कुमार जी त्रिवेदी ने सभी ब्राह्मणों की उसमें उपस्थिति में सत्यनारायण जी शर्मा को ये बोला कि भाई ये जाना पाओ के आपको विकास के लिए कुछ ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने कुछ समय पश्चात तुरंत विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, तो बातचीत करी, उन्होंने ये बोला विधानसभा, और हमने पेपरों में पढ़ा कि मैं पहले ब्राह्मण हूँ, बाद में विधायक हूँ, और उसके बाद मंत्री हूँ, आपको जाना पाओ के लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। और उन्होंने उस टाइम पे जो भी था वो करा था। और आपका संघर्ष कैसे शुरू हुआ? आप सर्व ब्राह्मण समाज की स्थापना कैसे की आपने? सब मिलकर सर्व ब्राह्मण, जैसे अभी ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आशा कुमार जी त्रिवेदी का, इन्हीं लोगों से हम सीखे हैं, क्योंकि मैं तो सबसे जूनियर था। जी। सभी जितने थे, हीरालाल शास्त्री, आशा कुमारी त्रिवेदी, विष्णु प्रसाद जी शुक्ला, ये सब आपस में एक हुए और वही प्रथा चली। और ये जो युवा ब्राह्मण, सर्व ब्राह्मण युवा संघ वगैरह, ये भी सब हुए, सभी बहुत इच्छाओं से काम करते हैं। हमने सुना ये पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला ने जाना पाव पर सड़क बनाने का काम शुरू किया, तब उनके जेसीबी वगैरह जब्त कर लिए गए थे, लेकिन उन्होंने दृढ़तापूर्वक काम जारी रखा। हाँ, जेसीबी वगैरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब्त कर ली थी, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने काम रोक दिया था उस टाइम पे। ये 96 की बात है, 97 की। जी। आज के नौजवान ब्राह्मण समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस संबंध में? किस तरह वो एक होकर काम करें, आगे बढ़ें? ये सब एक होंगे, सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं दिनों दिन। आज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आज हमारे यहाँ के विधायक रमेश जी मेंदोला जी, वो परिचय सम्मेलन करते हैं, सर्व ब्राह्मण के प्रविष्टियां प्राप्त करते हैं। हाँ। उस कार्यक्रम में सभी ब्राह्मण आते, जो भी 35-40 वर्गों के ब्राह्मण है, वो सभी उसमें रहते हैं। ऐसे ही अभी जस्ट 25 मई को जो है वो सामूहिक विवाह है, पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, 101 जोड़े का सामूहिक विवाह करते हैं। हाँ। उसमें सभी ब्राह्मण आते हैं, उन्होंने कुछ नियम बना रखे हैं, उस नियम के मुताबिक जो पाए जाते हैं सबको शहर से एंट्री दी जाती है। तो इस प्रकार से एकता का प्रदर्शन होगा। चलिए पंडित सुरेश शर्मा जी, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।